गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो चैप्टर है सेम रिपीट चैप्टर हम फिर से पढ़ने वाले हैं, बदलता जीवन भाग 1। इसका एक रिवीजन अपना अच्छा रिवाइज हो जाएगा। तो जैसा कि लास्ट टू लास्ट टाइम भी सेम चैप्टर था ये। तो इस चैप्टर में अभी तक हमने जो इतिहास पढ़ा है 1961 से लेकर के 2000 तक का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत के सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी गरीबी। गरीबी से भारत लड़ रहा था। उस टाइम पे जब भारत आजाद हुआ था तो कई अंग्रेजों का कहना ये था कि भारत ऐसी आजादी को 50 साल तक भी नहीं चला पाएगा। लेकिन आज ऐसा है कि हमें आजाद हुए 72-73 साल हो चुके हैं और धीरे धीरे हम प्रगति कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हर एक क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं, खासकर एजुकेशन के क्षेत्र में। तो इस चैप्टर में हमने यही पढ़ना है, बदलता जीवन मतलब कैसे भारतीय लोगों का जीवन आजादी के बाद से लेकर आज तक बदला है। तो हमारा जो टॉपिक है शहरीकरण। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है शहरीकरण, ग्रामीण भाग, स्वातंत्र्योत्तर कालखंड, बदलता आर्थिक जीवन, ग्रामीण विकास, सामाजिक आवश्यकता एवं सुविधा, ग्रामीण विद्युतीकरण, औद्योगिक विकास। शहरीकरण जैसा टॉपिक से ही पता चलता है शहर। अगर मैं शहर बोलूं, सिटी बोलूं, तो उससे ही हमारे सामने एक पिक्चर आ जाता है कि शहर कैसा होता है। सब जानते हैं शहर कैसा होता है, एकदम भीड़ भाड़ वाला, जहाँ पे औद्योगिकीकरण की व्यवस्था होती है। लोग अपना जीवन यापन करने के लिए गांवों को छोड़कर शहरों की तरफ ज्यादा आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीवन यापन की हर एक सुविधा है। तो यहाँ पे आने से क्या होता है, क्या परिणाम होता है? यहाँ की जनसंख्या बढ़ जाती है और गांवों की जनसंख्या कम होती है, क्योंकि स्थानांतरण होता है ना, वहां से गांवों से लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं। शहर अथवा नगरीय क्षेत्रों में जन बस्तियों के केंद्रित होने की प्रक्रिया को शहरीकरण कहते हैं। जनसंख्या का बढ़ना नगरीकरण का महत्वपूर्ण कारण है। हवा, पानी, समूह जीवन के लिए आवश्यक आर्थिक एवं सामाजिक संस्था आदि घटकों का नगरीकरण पर परिणाम हुआ है। जैसे कि मैंने बोला, शहरों में लोग क्यों आते हैं? जीवन यापन करने के लिए। जब लोग शहरों की तरफ बढ़ते हैं तो किन किन घटकों पर प्रभाव पड़ता है? हवा, पानी, और वहाँ तो ये कैसे है, हमारे जो साधन है, प्राकृतिक साधन ये सीमित हैं। तो इन सारी चीजों पे उसका परिणाम दिखाई देता है। स्वतंत्रोत्तर भारत में मृत्यु दर का घटना, क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत में जो मृत्यु दर थी वो घट गई है। कैसे घट गई मृत्यु दर? क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे स्वास्थ्य चिकित्सा की जो व्यवस्था है वो अच्छी हुई। औद्योगिकीकरण, ग्रामीण भाग में रोजगारों की अनुपलब्धता, शहरों में रोजगार अवसर एवं व्यापार स्थानांतरण नगरीय जनसंख्या वृद्धि के कारण है। क्या बोलते हैं, क्या कारण है कि शहरों में जनसंख्या वृद्धि अधिक है और गांवों में जनसंख्या कम है? एक ही रीजन है, औद्योगिकीकरण। उद्योग धंधे, शहरों में हमें उद्योग धंधे मिल जाते हैं और क्या, रोजगार इजिली सबके लिए अवेलेबल है। हर एक मतलब हर एक व्यक्ति को रोजगार के साधन यहाँ पे हैं। तो अपनी जीवन यापन के लिए लोग गांवों से शहरों की तरफ आते हैं। यही रीजन है कि वहाँ की जनसंख्या कम और शहरों की बढ़ जाती है। शहरों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना हो तो छोटे छोटे गांवों में रोजगार उपलब्ध करवाना, आर्थिक विकास का संतुलन साधना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, महानगरों की होने वाली वृद्धि को नियंत्रित करना, ग्रामीण तथा नगरीय भागों में आवश्यक सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध करवाना जैसे उपाय हैं। क्या बोलते हैं कि लोग रोजगार की खोज में शहरों की तरफ आते हैं।
उससे क्या होता है, शहरों की जनसंख्या बढ़ती है और शहरों पे दबाव पड़ता है। दबाव इन द सेंस कि यहाँ पे जो प्राकृतिक साधन है, प्राकृतिक साधन क्या है, हवा, पानी, ये सारे हमारी जरूरतों के साधन है और ये सीमित है, अनलिमिटेड नहीं है। तो जब शहरों में आते हैं तो इन सब चीजों पर बहुत दबाव पड़ता है। जैसा कि आप देखते हो यहाँ पे जो पानी की सुविधा है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए आता है, कहीं आधे घंटे के लिए, कहीं 2 घंटे के लिए, मतलब वो सबको मिलनी चाहिए, इसके लिए वो कटौती पे आता है। तो अगर शहरों का दबाव कम करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सरकार को क्या करना पड़ेगा कि लोग अपना गांव छोड़कर ही ना आए। और गांव कब छोड़कर नहीं आएंगे, जब उनके गांव में रोजगार की सुविधा होगी। जब हर एक गांव में रोजगार रोजगार की सुविधा होगी तो लोग गांव छोड़कर लोगों को शहरों में आना नहीं पड़ेगा। उसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, हर एक गांव में रोजगार उपलब्ध करवाना चाहिए। आर्थिक विकास का संतुलन साधना चाहिए जिससे गांव के लोगों का आर्थिक विकास हो। इस तरह के रोजगार को उपलब्ध करवाना चाहिए, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना चाहिए। महानगरों की होने वाली वृद्धि को नियंत्रित करना है तो ऐसे सारे कदम उठाने पड़ेंगे। नेक्स्ट है ग्रामीण भाग। ग्रामीण का मतलब होता है गांव। गांव, अगर आपसे कोई बोले गांव, गांव का नाम सुन के ही हमारे सामने एक अलग सा पिक्चर आ जाता है। क्या आता है, खेत, गांव के घर, और क्या, हर गांव में लोग पशुपालन करते ही हैं। तो स्वतंत्र या सामूहिक रूप से बोई जाने वाली भूमि के पास रहने वाले किसानों की बस्ती को गांव कहते हैं। क्या बोलते हैं, गांव किसे कहते हैं, जहाँ पे खेती की जाती है और खेती के आसपास ही किसानों की बस्ती होती है, किसानों के मकान होते हैं। ऐसे ऐसा वहाँ का जो भौगोलिक आकार रहता है इसी टाइप का रहता है, उसे गांव कहते हैं। कृषि की खोज किए जाने पर गांव अस्तित्व में आए। भारत के देहात पद्धति विरल जनबस्ती की पद्धति है। आसपास फैली हुई खेती की भूमि और बीच में बसे हुए घरों की घनी बस्ती भारतीय देहातों की प्रमुख विशेषता है। क्या बोलते हैं, भारतीय गांव की विशेषता क्या है कि बीच में आसपास खेती होती है और बीच में जो किसान होते हैं उनकी घनी बस्ती होती है, उनका गांव होता है और उस खेती के माध्यम से वो अपना जीवन यापन करते हैं। ग्रामीण समुदाय बड़ा भी रहा तब भी नगरीय समुदाय की तुलना में वो काफी छोटा गुट होता है। गांव से छोटा गुट बस्ती है। संपूर्ण भारत की ग्राम रचना एक जैसी नहीं होती है। क्या बोलते हैं, जैसे कि हम स्टार्टिंग में अगर आप चौथी पांचवी का नागरिक शास्त्र पढ़े रहोगे तो उसमें क्या रहता है, भारत कृषि प्रधान देश है क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा कृषि की जाती है। तो और ये कृषि कहाँ, गांव साइड में ही की जाती है। संपूर्ण भारत की ग्राम रचना एक जैसी नहीं है। क्या बोलते हैं, भारत में जितने भी गांव हैं सभी गांव की जो रचनाएं हैं, गांव के जो घर हैं वो एक जैसे नहीं हैं, हर एक जगह के अलग अलग होते हैं। प्रांतीय स्वरूप और स्थलीय विशेषता के अनुसार उसमें अंतर दिखाई देता है। कुछ गांव के चित्र हैं, आप ये देखिए, दो गांवों के इसमें चित्र हैं और दोनों गांवों के जो घर हैं वो अलग अलग हैं। तो क्या बोलते हैं, वहाँ की सुविधा के अनुसार जो जन बस्ती है, लोगों की बस्ती है, वो अलग अलग आकार में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है स्वातंत्र्योत्तर कालखंड। ग्राम विकास की दृष्टि से सामूहिक विकास योजना आरंभ की गई। क्या बोलते हैं कि गांवों का विकास हो, हर एक गांव का विकास हो, इस दृष्टि से सामूहिक विकास योजना की शुरुआत की गई। उसके माध्यम से कृषि तकनीकी को बदलना, जल सिंचाई बढ़ाना, शिक्षा का प्रसार करना, भूमि सुधार कानून मंजूर करना जैसी योजनाएं बनाई गई। अभी क्या था कि अगर भारत का विकास करना है तो सबसे पहले गांव का विकास करना पड़ेगा। गांव में क्या विकसित करना होगा, सबसे पहले कृषि तकनीकी को बदलना है। क्या जरूरत है कृषि तकनीक, अगर कृषि करने की टेक्निक को बदला जाएगा, वहां नई नई तकनीकी लाई जाएंगी
तो जो कृषि का उपज है, अनाज जो उगाते हैं वो बढ़ जाएगा। जल सिंचाई, शिक्षा का प्रसार, जो शिक्षा हर एक गांव में हर एक तक पहुंचनी चाहिए। भूमि सुधार कानून मंजूर करना जैसी योजनाएं बनाई गई। इस योजनाओं के अनुसार कृषि उपज बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन मतलब साधन, आने जाने के साधन, ये वहां पे उपलब्ध होना चाहिए। स्वास्थ्य और शिक्षा का प्रसार करना उद्देश्य, और क्या था वहां पे शिक्षा का प्रसार, जो मुख्य उद्देश्य था शिक्षा का प्रसार और हॉस्पिटल्स की व्यवस्था कराना। ग्रामीण भाग में आर्थिक विकास को वरीयता देने का निश्चय किया गया। इसके लिए सरकार ने ग्राम पंचायतों के माध्यम से कार्य करना प्रारंभ किया। ग्राम पंचायत की संरचना में सभी जातियों जनजातियों के लोगों को समाहित करने की शुरुआत की गई। बोलते अब गांव का विकास करना है तो शुरुआत कहाँ से की गई? ग्राम पंचायतों के माध्यम से की गई। और ये जो विकास था, इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ उच्च जाति के लोग जो हैं उनका ही विकास हो, सभी जातियों का मतलब सभी लोगों का, चाहे वो छोटे हैं हो या बड़े हो, सभी लोगों का सर्वांगीण रूप से विकास होना चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये योजना की शुरुआत की गई। इसके लिए ग्राम पंचायतों, पंचायत समिति और जिला परिषदों के अधिकार बढ़ाए गए। बदलता आर्थिक जीवन, नेक्स्ट टॉपिक। पहले ग्रामीण जीवन आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर था। क्या बोलते, गांव के लोगों का जो जीवन है वो आत्मनिर्भर था। क्यों आत्मनिर्भर था? जैसा कि हम जानते हैं वहाँ के लोग कृषि पर निर्भर थे, कृषि करते थे, खेती करते थे। गांव के अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर थे। कारीगरों को उनके काम के मेहनताने के रूप में कृषि उत्पादन बांट दिया जाता था। पहले के लोग खेती पे निर्भर थे, और जो भी मजदूर काम करने जाते थे, कारीगर, तो उनके काम के जो भी मेहनत करते थे उसके रूप में उनको पैसे नहीं दिए जाते थे। कृषि से जो चीजें उत्पन्न होती थी, दाल, चावल, अनाज, ये चीजें उनको बांट दी जाती थी। लेकिन अब यह परिस्थिति बदल चुकी है। कृषि को भी पूरक धंधों से जोड़ा गया है। यह समाज कृषि पर उत्पाद अथवा सेवा व्यवसाय से अब जुड़ गया है। नगरीय समाज कृषितल उत्पादन व सेवा व्यवसाय से जुड़ गया है। क्या बोलते हैं, अब ऐसा नहीं है, अब इसे पूरक व्यवसाय से जोड़ा गया है। लोग कृषि करके भी उनका आर्थिक रूप से विकास हो रहा है। ग्रामीण विकास, भारत में वर्ष 1961 में 82% लोग ग्रामीण भाग में रहते थे। बोलते थे स्टार्टिंग में 1961 में जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से गांव में रहने वाले लोगों की संख्या 82% थी। 10 साल बाद 1971 में जब जनसंख्या हुई तो यह संख्या घट के 80.1% था। अनाज एवं अन्य कच्चे माल का उत्पादन कर शहरों की जरूरतों को पूरा करना, शहर के औद्योगिक विभागों को श्रमिकों की आपूर्ति करना, प्राकृतिक संसाधनों की देखभाल करना, ये सारे काम ग्रामीण भाग आज तय करता है। शहर में जो लोग रह रहे हैं उनको अनाज की, कच्चे माल की जरूरत पड़ती है, तो इन जरूरतों की पूर्ति हमें कहाँ से होती है? हाँ, उन जरूरतों की पूर्ति हमें गांवों से ही होती है। प्राकृतिक संसाधनों की देखभाल करना, ये सारे काम ग्रामीण भाग आज तय करता आया है। इस कारण आर्थिक व्यवसाय का विकास करना, सामाजिक आवश्यकता एवं सुविधाओं का विकास करना, सांस्कृतिक, सामाजिक और वैचारिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ये 3 महत्वपूर्ण चुनौतियां ग्रामीण विकास के संबंध में रही है। बोलते हैं ग्रामीण सरकार ने बहुत सारी व्यवस्थाएं की है कि ग्रामीण भाग को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, लेकिन फिर भी बहुत सारी चुनौतियां हैं जो भारत के सामने रही है। भूमि सुधार एवं जल सिंचाई परियोजनाओं को गति प्रदान करना आवश्यक है। नेक्स्ट है सामाजिक आवश्यकता एवं सुविधा।
सार्वजनिक स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की सुविधाओं की ओर प्रधानता क्रम से ध्यान देना आवश्यक है। अभी क्या सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया गया? सार्वजनिक स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की सुविधाएं। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हर एक गांव में, हर एक जगह पे स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था होनी चाहिए। पेयजल की 12मासी सुविधा, स्वच्छता गृह, बंद नालियां, सकरी सड़कें, ग्रामीण भागों में बिजली, औषधोपचार की असुविधा जैसी समस्याओं से ग्रामीण भाग आज भी घिरा हुआ है। क्या बोलते हैं? ग्रामीण गांव में क्या समस्या है? पीने की पानी की असुविधा, स्वच्छता गृह नहीं है, बंद नालियां नहीं है, नालियां जो है वो खुली हुई हैं, सड़कें जो है वो सकरी हैं, चौड़ी नहीं है, कच्ची है। ग्रामीण भागों में बिजली नहीं है, बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से नहीं है। औषध उपचार की सुविधा जैसी मतलब हॉस्पिटल्स की भी सुविधाएं वहां अच्छी नहीं है। इन समस्याओं से भारत के जो गांव हैं आज भी इन समस्याओं को झेल रहा है। तो सरकार की जो सबसे बड़ी चुनौती है ये गांव की जो समस्याएं हैं, और इन समस्याओं को दूर करने की पूरी कोशिश हो रही है। प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक स्तरीय सुविधाओं की उपलब्धता का अभाव, मनोरंजन केंद्रों एवं वाचनालयों की संख्या कम होने के कारण ग्रामीण भाग की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और क्या है? प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा की ओर, मतलब वहाँ की जो शिक्षा है, शिक्षा व्यवस्था है, वो और आगे बढ़ानी है, प्राथमिक से लेके उच्च की तरफ लेके जाना है। और जो लाइब्रेरी की जो सुविधाएं हैं, उसमें जो भी सुविधा होनी चाहिए वो सब कुछ होना चाहिए। इस तरफ सरकार का ध्यान देने की जरूरत है। भारत की प्रथम 4 पंचवर्षीय योजनाओं में समूह विकास योजना को महत्वपूर्ण स्थान था। महाराष्ट्र राज्य ने इस योजना के अंतर्गत प्रभावशाली काम किया है। महाराष्ट्र में वर्ष 1962 में जिला परिषदों की स्थापना की गई। वर्ष 70-71 में महाराष्ट्र में सकस आहार पौष्टिक भोजन योजना शुरू की गई। एमडीएम, जैसा आप लोग को पता है कि एमडीएम की व्यवस्था की गई। जैसे स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन दिया जाता है। कुएं खोदना एवं नलों द्वारा जलापूर्ति करना, इसके लिए ग्रामीण जलापूर्ति योजना शुरू की गई। और क्या बोलते हैं, ग्रामीण जलापूर्ति योजना शुरू की गई। तो उससे क्या हुआ? हर एक गांव में नलों की व्यवस्था की गई, कुओं की खुदाई की गई, ताकि लोगों को स्वच्छ जल की सुविधा हो सके। वर्ष 1971 के अंत में 1677 लघु बांध परियोजनाओं के काम पूर्ण किए गए। मतलब गांवों में जिन चीजों की सुविधा होनी चाहिए, जिसकी वजह से गांव का विकास होगा, वो सारी सुविधाएं गांव में धीरे धीरे की जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रामीण विद्युतीकरण। सबसे बड़ी समस्या बिजली की समस्या। जब गांव में 24 घंटे बिजली होगी, तभी ना वहां पे उद्योग धंधे खुलेंगे। तो हर एक गांव में विद्युतीकरण करना बहुत जरूरी है। ग्रामीण भाग में विकास हेतु बिजली की नितांत आवश्यकता होती है। क्या बोलते हैं? अगर हमें छोटे से छोटे गांव का विकास करना है तो सबसे पहले वहां पे बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। 24 घंटे बिजली की व्यवस्था। शहरों में क्यों लोग भाग कर आते हैं? क्यों लोगों को रोजगार के साधन इतने उपलब्ध हैं कि रोज यहाँ लोग गांवों को छोड़कर शहरों में आते हैं? क्यों? क्योंकि शहरों में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था है। उसी की वजह से यहाँ के जो उद्योग धंधे, क्योंकि आपको पता है कि जो बड़े बड़े कल कारखाने हैं वो बिजली के माध्यम से ही चलते हैं। पहला थोड़ा सा मैं आप लोगों को ग्रामीण और शहरीकरण में थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगी। रीजन क्या है कि गांव में क्या है, पहली बात सबसे बड़ी समस्या जो है बिजली की समस्या, और दूसरी क्या है, सड़क। वहाँ की सड़कें कैसी हैं? कच्ची सड़कें हैं, है ना। और तीसरी, लोग कृषि भी कर रहे हैं, लेकिन जब बिजली नहीं है तो पानी की पूर्ति कैसे होगी? क्योंकि खेतों में अगर सिंचाई करनी है तो हाथ से तो पानी भरेंगे नहीं ना, उसके लिए बड़ी बड़ी मशीनों की आवश्यकता होगी। मशीन तो हम लगा दिए, लेकिन जब बिजली ही नहीं रहेगी
तो मशीन चलेगी कैसे। तो यही गांव और शहरों में यही डिफरेंस है। तो ग्रामीण विद्युतीकरण, हर एक गांव में विद्युत की व्यवस्था होनी चाहिए। विद्युत की व्यवस्था इन द सेंस, जैसे शहरों में बिजली 24 घंटे है, वैसे गांव में भी 24 घंटे बिजली की जरूरत है और ये बहुत ही आवश्यक है। कृषि में जल आपूर्ति हेतु स्वचालित पंप लगते हैं। क्या बोलते हैं, अगर कृषि को आगे बढ़ाना है तो जल की जरूरत तो है ही, सिंचाई की जरूरत थी हुई, और सिंचाई करने के लिए वहां पे स्वचालित पंप की जरूरत है, मशीन की जरूरत है, जो मशीन चालू किया और खुद से पंप में से पानी निकल रहा है। और मशीन चालू करने के लिए किसकी जरूरत है, बिजली की जरूरत है। दूध एवं अंडे जैसे नाशवान पदार्थ टिकाए रखना, फल एवं शाक सब्जी टिकाए रखना, खाद परियोजना चलाना, विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु रातों में बिजली का होना। क्या बोलते हैं, दूध हो गए, अंडे हो गए, इन सब चीजों को 1-2 दिन तक टिकाए रखने के लिए किसकी जरूरत होती है, जैसा आप सभी लोग जानते हैं फ्रिज की जरूरत होती है। अब फ्रिज किससे चलेगा, बिजली से चलेगा। विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए रात में भी अगर बिजली रहेगी तो क्या होगा, उनको सहयोग मिलेगा, तो उसके लिए भी बिजली की जरूरत है। पंखा पंखा चलाना है, बिजली की जरूरत है। टीवी चलाना है, जैसे आदि यंत्रों के लिए, जितने भी यंत्र हैं, यंत्र को चलने के लिए बिजली की जरूरत है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में 3000 देहातों में विद्युतीकरण किया गया। बोलते हैं, जो पहली पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी, उस पंचवर्षीय योजना में 3000 गांवों में बिजली की व्यवस्था दी गई थी। वर्ष 1973 में यह संख्या 1,38,646 देहातों तक पहुंच गई। बोलते शुरुआत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में 3000 गांवों तक बिजली की व्यवस्था गई थी, उसके बाद 1973 में ये पूरा 1-1.5 लाख के करीब पहुंच गई। वर्ष 1966 से पंप एवं नलकूपों को अधिक बिजली देने की योजनाएं बनाई गई। वर्ष 1969 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम स्थापित किया गया। इसी से आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी संस्थाएं अस्तित्व में आई। अब हम ये पढ़ेंगे, वैश्वीकरण से पूर्व के समय में ग्रामीण व नगरीय समाज। अंतर है ये ग्रामीण और नगरीय समुदाय में। आप लोगों की किताब में दिया हुआ है। ग्रामीण समुदाय कृषि एवं संलग्न धंधों को वरीयता, नगरीय समुदाय कृषितर उत्पादन एवं सेवा व्यवसायों को वरीयता। गांव गांव का आकार कैसा होता है, छोटा आकार, भाषा, वहां पे रहने वालों की भाषा, गांव का आकार छोटा, संस्कृति और परंपरा एक जैसी होती है। और शहरों में शहर का आकार बड़ा, भाषा, संस्कृति और परंपरा बहुविध। बहुविध मतलब शहरों में बहुत सारे गांवों से लोग आकर रहते हैं, तो इसीलिए यहाँ की भाषाएं भी बहुत सारी होती हैं और जगह जगह से लोग आते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी संस्कृतियां भी अलग अलग देखने को मिलती है। और गाँवों में क्या होता है, गांव भी छोटा होता है और वहाँ की संस्कृति और भाषा भी एक जैसी होती है, इसलिए एक विधि यूज किया गया है। और गांव में बहुत जगह से लोग आके रहते हैं, तो यहाँ की भाषा, संस्कृति सब अलग अलग है, बहुत सारे भाषा भाषी के लोग रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है बहुविधि। नेक्स्ट है प्राथमिक स्वरूप का व्यवसाय, बाहरी लोगों को ग्रामीण व्यवसाय में समाहित करने की बजाय गांव से उन्हें शहर भेजने वाला। और इसमें क्या है, बड़े बड़े व्यवसाय तथा विश्व स्तर के लिए उत्पादन अन्य भागों से आने वालों को समाहित करने वाला। गांव कैसा है, अगर उसे गांव में जैसे अपने प्राथमिक व्यवसाय के अलावा और भी अपनी बहुत सारी जरूरतों को पूरा करना है, तो उन्हें शहर में जाना पड़ेगा। और शहर कैसा है, दूर दूर से आने वाले लोगों के लिए अपने अंदर वो उसे समाहित करता है। आनुवांशिक व्यवसाय की मात्रा अधिक है, आनुवांशिक व्यवसाय की मात्रा दोयम है। आनुवांशिक व्यवसाय, आनुवांशिक का मतलब होता है कि जेनेटिक, मतलब वहाँ पे लोग जो जैसे कृषि करने वाले लोग एक ही व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ पे अलग अलग हम शहरों में आके कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं।
परिवार प्रमुख और परिवार व्यवस्था को वरीयता संयुक्त परिवार पद्धति। गांव में क्या है, संयुक्त परिवार पद्धति है, मतलब ज्वाइंट फैमिली है, वहां पे लोग अभी भी एक साथ रहते हैं। और यहाँ परिवार को दोयम स्थान है, व्यक्ति को वरीयता संयुक्त परिवार पद्धति का विघटन। मतलब गांव में क्या है, शहरों में क्या है, संयुक्त परिवार पद्धति का विघटन हुआ है, लोग न्यूक्लियर फैमिली के साथ रहते हैं। नेक्स्ट, औद्योगिक विकास। ग्रामीण और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु ग्रामोद्योग नियोजन समिति की स्थापना की गई। वर्ष 1972 के अंत तक इस योजना में 1,06,000 लोगों को रोजगार मिला। बोलते हैं कि ये जो औद्योगिक गांवों का औद्योगिक विकास हो, उसके लिए जो योजना चलाई गई वो उसका नाम था ग्रामोद्योग नियोजन समिति। तो उस टाइम पे 1972 में इस योजना में 1,06,000 लोगों को रोजगार मिला। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिकूल परिस्थिति में रहने वाले विशेष बुद्धिमान विद्यार्थियों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने सातारा, औरंगाबाद, नासिक और चिखलदारा में विद्या निकेतन नाम से छात्रावास माध्यमिक विद्यालय आरंभ किए। बोलते हैं कि गांव में जो ऐसे विद्यार्थी थे जो पढ़ने में बहुत ही बुद्धिमान थे, ऐसे विद्यार्थियों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक छात्रावास बनाया जिसका नाम था विद्या निकेतन। और वहाँ पे जो भी बुद्धिमान स्टूडेंट हैं वो पढ़ने आते थे तो उन्हें स्कॉलरशिप दी जाती थी। कोठारी आयोग की सिफारिश के अनुसार महाराष्ट्र में राहुरी, अकोला, परभणी एवं दापोली में कृषि विश्वविद्यालय शुरू किए गए। महाराष्ट्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों को देखते हुए यूनेस्को ने वर्ष 1972 में साक्षरता प्रसार गौरव का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार महाराष्ट्र को प्रदान किया। बोलते हैं महाराष्ट्र ने बुद्धिमान विद्यार्थियों के लिए जो स्कॉलरशिप निकाली थी, जो व्यवस्थाएं उन्होंने की थी, इसको देखते हुए यूनेस्को ने महाराष्ट्र को पुरस्कारित किया, उन्हें मतलब पुरस्कार दिया था मोटिवेट करने के लिए। इस प्रकार स्वातंत्रोत्तर समय के भारत के आरंभ में उत्पन्न हुई बाधाओं को पार करते हुए भारत ने विकास का लक्ष्य साधने की शुरुआत की। अगले पार्ट में हम अन्य क्षेत्रों में हुई प्रगति का अध्ययन करेंगे। इस तरह से इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा कि आजादी के बाद भारत में किन किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है और भारत किन किन चुनौतियों का सामना करते हुए यहाँ तक पहुंचा है और अभी भी आगे बढ़ने के लिए नई नई टेक्निक भारत में लाई जा रही है। आगे किसी को कुछ डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। ये चैप्टर हम लोग दूसरी बार पढ़ रहे हैं, बदलता जीवन। किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम अपना चैप्टर यहाँ फिनिश हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे बदलता जीवन भाग 2। अभी तक जो हमने पढ़ा कि ग्रामीण भागों में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई, आगे चैप्टर में हम देखेंगे कि और किन क्षेत्रों में भारत आगे धीरे धीरे बढ़ा है। थैंक यू।